स्वागत है आप सभी लोगों का केमिस्ट्री डॉन की क्लास में, जहां हम क्लास 12th की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशंस उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं। और आज हम जिस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने जा रहे हैं वो है हमारा सॉल्व्ड एग्जाम्पल। जी हाँ, सॉल्व्ड एग्जाम्पल है 12 नंबर का। ये थोड़ा सा टेढ़ा है, ऑल्दो इसका सॉल्यूशन एनसीईआरटी की बुक में दी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी इसके सॉल्यूशन को समझ पाना कई बच्चों के लिए बड़ी मुश्किल होती है। इसलिए मैं इस क्वेश्चन को आपके सामने प्रॉपर तरीके से इलेबरेट करूंगा। तो ये क्वेश्चन क्या है, इसको पढ़ते हैं और फिर क्यों ये टफ है इसको समझते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है सॉल्व एग्जांपल 12 नंबर का। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड, फॉर्मूला दिया गया है, डिसॉल्व्ड इन 25 ग्राम ऑफ बेंजीन shows a depression in freezing point equal to 1.62 केल्विन। यहां तक पढ़ के हमें यह पता चला कि बेंजोइक एसिड एक सॉल्यूट है क्योंकि इसका मास कम दिया हुआ है और इसका गिवन मास दिया हुआ है। मोलर मास हम यहां से निकाल लेंगे और यहां इसका 25 ग्राम जो बेंजीन का मास है ये हमारा सॉल्वेंट की तरह यहां काम कर रहा है। और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यहां ये साफ साफ लिखा हुआ है, इससे ये पता चल गया ये जिस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पर बेस्ड न्यूमेरिकल है वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसकी वैल्यू दी गई है 1.62 केल्विन। और मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट जिसे हम KF से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बेंजीन के लिए आपको दिया गया है 4.9 केल्विन केजी पर मोल। अब आप कहेंगे यहां सर केजी है, यहां ग्राम और ये ग्राम में है, तो क्या इसे कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी हमें, या केजी को ग्राम में या फिर इस ग्राम को केजी में? बिल्कुल भी नहीं, आप इसको ग्राम में ही लेकर सॉल्व करें, इसको यहां केजी रहने दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, पूछा क्या जा रहा है, व्हाट इज द परसेंटेज एसोसिएशन। बस यही ट्रिकी है और टफ है। परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ एसिड इफ इट फॉर्म डाइमर इन द सॉल्यूशन, यानी कि इसके दो यूनिट सॉल्यूशन में आपस में एसोसिएट हो रहे हैं, तो इसलिए कहा डाइमर। तो अब हम जरा देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है, उसको सिंबलिकली लिखना है, फिर उसको सॉल्व कैसे करेंगे उस चीज को देखते हैं। तो यहां लिख लेते हैं कि भाई WB आपको दिया गया है 2 ग्राम और MB निकाल लीजिए भाई, बेंजोइक एसिड। तो 6 कार्बन यहां पर, तो 12 छक 72 और यहां पर हमारा 5 और 1 6, तो ये हमारा हो गया 78 प्लस ये CO2 का मास 44। देखो बेंजीन का मास आपको मालूम है C6H6, ये 78 होता है ना, तो C6 और H5 के साथ ये एक H हमने लगा दिया, तो ये C6H6 और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड 44। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। तो ये 8 4 12 और 7 4 11 और 1 12, इतना U हमारा हो गया, या आप ग्राम पर मोल वो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। MB हमें पता चल गया। अब WA हम देख रहे हैं कि हमें दिया गया है 25 ग्राम जो कि बेंजीन का है। और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये दो ऐसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं जहां पर मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट की कोई आवश्यकता नहीं है, तो उसको हम नहीं लिख रहे हैं। अब हम देख रहे हैं कि डेल्टा TF की वैल्यू आपको दी गई है 1.62 केल्विन और आपको KF की वैल्यू दी गई है 4.9 केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, तो अब इसने पूछा परसेंटेज एसोसिएशन, तो हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं परसेंट अल्फा से। अल्फा को हम एसोसिएशन मानते हैं, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, और हम अल्फा को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी मानते हैं। तो चूंकि यहां पर पढ़ के पता चल रहा है कि एसोसिएशन का केस है, तो हम यहां पर ये कहेंगे कि अल्फा हमारा डिग्री ऑफ एसोसिएशन है, उसी का परसेंट आपको निकालना है। ठीक है, और अब कह रहा है इफ इट फॉर्म्स डाइमर, डाई मतलब दो, मर मतलब यूनिट, यानी जब आप इस कंपाउंड का सॉल्यूशन तैयार करते हैं तो क्या हो रहा है, जो बेंजोइक एसिड है उसके दो यूनिट आपस में कंबाइन कर जा रहे हैं और इसे हम N से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और N इजिकल टू 2, क्योंकि इसने कहा कि डाइमर बना रहा है, तो N इजिकल टू 2। बहुत ही बढ़िया। अब देखो, जहां भी क्वेश्चन में एसोसिएशन ये टर्म दिख जाए या फिर आपको डिसोसिएशन ये टर्म दिख जाए, बस समझ जाना कि यहां पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट लगने वाला है इन सब में, वो है वेंट हॉफ फैक्टर। ठीक है,
तो ये क्या है, वेंट ऑफ फैक्टर, जिसे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी अब जब हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला लगाएंगे, जिस भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात हो रही है, हम वहां पर वेंट ऑफ फैक्टर आई को भी यूज करेंगे। तो बताइए, क्या आपको यहां वेंट ऑफ फैक्टर आई इसकी वैल्यू दी गई है? नहीं ना। तो इसका मतलब आपको यहां पर आई भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये भी क्वेश्चन मार्क लगा लिया कि आई हम निकालेंगे। अब और कुछ तो और कुछ नहीं है। तो जरा देख लेते हैं पहले फॉर्मूला। आई निकालने के लिए क्या है, तो आई इज इक्वल टू होता है, एक कई अलग अलग तरीके के फॉर्मूले हैं, एक ये भी हमारा है उनमें से, एम सी अपॉन एम नॉट। ठीक है, जहां एम सी क्या है, ये कहलाता है कैलकुलेटेड, या फिर इसे हम कहते हैं नॉर्मल मोलर मास। ओके, आइदर कैलकुलेटेड और नॉर्मल मोलर मास, और नीचे वाले को इसे हम कहते हैं ऑब्जर्व्ड और एबनॉर्मल मोलर मास। ओके, तो एमसी हमारा कैलकुलेटेड या नॉर्मल मोलर मास है, एमओ ये हमारा ऑब्जर्व्ड या एबनॉर्मल मोलर मास कहलाता है। अब यहां एक चीज और समझ लीजिए, जो ये एमसी है, हम ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये कैलकुलेट किया जाता है सम ऑफ एटॉमिक मासेस से, सम ऑफ एटॉमिक मासेस। यानी जैसे ये जो आपको बेंजोइक एसिड और इसका ये फॉर्मूला दिया गया है, इससे जो ये आपने एमबी निकाला, तो अब हम इसे कह सकते हैं कि ये एमबी बेसिकली हमारा क्या कहलाएगा, एमसी कैलकुलेटेड मोलर मास, यानी कि वो मोलर मास जो उस कंपाउंड में प्रेजेंट एटम्स के एटॉमिक मासेस के सम से निकाला गया है। और एक हम मोलर मास निकालते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की मदद से, तो ये कहलाएगा एमओ। तो एमओ जो है ये कहां से, तो ये फ्रॉम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वाला फॉर्मूला होता है, उससे जब आप कैलकुलेट करते हैं किसी सॉल्यूट के मोलर मास को, वो हम MO से यहां रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप ये समझ लीजिए कि ये MB जो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, ये MC या MO क्या बनेगा, इस चीज को सबसे पहले जानना जरूरी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये MC या MO ये दोनों बन सकता है। अगर ये दोनों की जानकारी है तो इसका रेशियो निकालेंगे तो हमें I पता चल जाएगा, और इसी I की मदद से अल्फा निकलेगा। कैसे, हम उसको समझेंगे। फिलहाल उम्मीद करता हूं कि ये भी जो चीजें आपको बताई, ये आपके समझ में अच्छे से आ गई होगी। इधर तो कुछ नहीं, बस सारा वैल्यू जो दिया गया था उसको लिख लिया। यहां हमने वेंट ऑफ फैक्टर के बारे में थोड़ा सा देखा है। चलिए भाई, तो अब हम यहां पर फॉर्मूला लगाते हैं। तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारा वो है डेल्टा टीएफ। तो डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू हमारा हो गया के एफ इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए। और अभी हमने डिस्कस किया पीछे, ये एम बी हमारा कुछ भी हो सकता है, एमसी भी हो सकता है या एमओ भी हो सकता है। अच्छा, अब देखो, मान के चलते हैं कि यहां हमारा वेंट ऑफ फैक्टर का कॉन्सेप्ट यूटिलाइज होने वाला है। तो इस फॉर्मूले में हमने आई कहीं भी यूज नहीं किया है, कहीं भी यूज नहीं किया। किसको? आई को, यानी वेंट ऑफ फैक्टर को। तो अगर वेंट ऑफ फैक्टर नहीं यूज किया है ना, इफ आई नॉट यूज्ड, तो हम इस एमबी को एमओ मानेंगे। क्या मानेंगे भाई? एमओ, यानी एबनॉर्मल मोलर मास या ऑब्जर्व्ड मोलर मास। लेकिन अगर इसी फॉर्मूले में हमने ऐसे आई मल्टीप्लाई कर दिया है डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए, तब ये एम बी हमारा एक्ट करने लगता है एमसी की तरह, वो एमसी जिसे आपने एटॉमिक मासेस के सम से निकाला था। ठीक है, तो जब आई की वैल्यू पुट कर दोगे तो एमबी की जगह आप एमसी की वैल्यू को पुट करेंगे। लेकिन अगर आई आपने नहीं पुट किया है तो ये एमबी हमारा एमओ बन जाएगा। डेल्टा टीएफ आपको दिया गया है 1.62 इज इक्वल टू आई, हमें नहीं मालूम है, निकालना है
के एफ की वैल्यू हमारे पास है 4.9 इंटू डब्ल्यू बी हमारा 2 है। और अभी आपको बताया कि यदि हमने फॉर्मूले में आई को यूज कर लिया है तो हम एम बी को एम सी मान के चलेंगे। एम सी यानी वो मॉलिक्यूलर मास जो आपने इसके फॉर्मूले के एटम्स के एटॉमिक मासेस को सम करके निकाला था, और ये आपने 122 निकाला था। तो ये आप 122 ले लें और इनटू हो गया हमारा 1000 अपॉन 25 ग्राम, जो कि इसका ये था। ठीक है, तो I इज इक्वल टू अब क्या हो जाएगा, तो इधर आपका 1.62 इंटू 122 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 4.9 इंटू 2 इंटू 1000। तो ये सारा हमारा आ जाएगा I के कैलकुलेशन के लिए। अब एक चीज यहां ध्यान रखिएगा, जब भी अगर एसोसिएशन कहा है तो एसोसिएशन में जो आई है ये ऑलवेज लेस देन 1 आना चाहिए, ऑलवेज। तो ये एक पहचान भी है कि आपने अगर आई निकाला और अगर उसकी वैल्यू लेस देन 1 नहीं आई तो आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं कुछ गलती हुई है, तो आपको करेक्ट करने का एक मौका मिल जाएगा। तो सिर्फ आंख बंद करके कैलकुलेट नहीं करते जाना है, जो आंसर आप निकाल रहे हो उसको एक बार लॉजिकली चेक कर सकते हो। लॉजिकली कहने का मतलब, जैसे अभी यहां कहा वेंट ऑफ फैक्टर, अगर वो केस एसोसिएशन का है तो कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती और 1 भी नहीं हो सकती। एसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 आएगी, तो यहां भी सॉल्व करके लेस देन 1 आना चाहिए, तो हम मानेंगे कि हमारी कैलकुलेशन सही है, नहीं तो गलत है। अच्छा, जब आई वगैरह निकाल रहे हैं वेंट ऑफ फैक्टर में, तो आप 3 डेसिमल प्लेस के 3 डिजिट नॉन जीरो तक जाना है। दैट मीन्स थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा, डेसिमल के बाद 3 नॉन जीरो डिजिट तक कैलकुलेट करना है। जैसे अभी हम समझते हैं, देखते हैं 1.62 इंटू 122 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 4.9, गड़बड़ हो गया, 1.62 इंटू 122 इंटू 25 एंड देन ये डिवाइडेड बाय हो गया 4.9 डिवाइडेड बाय 2000, तो ये हमारा आ जाएगा। तो ये जब सॉल्व कर रहे हैं तो ये आ रहा है हमारा 0.5, और इसके बाद इसमें आ रहा है 0। तो 0, तो कई बार बच्चे सोचते हैं कि सर 0.5 फिर 0 आ रहा है तो तीसरे डिजिट तक काय को जाना, 0.5 लेके चल लो। जी नहीं, यही मैं कहना चाह रहा था कि जब आप आई निकालो तो 3 डिजिट तक जरूर जाना, नॉन जीरो डिजिट तक। अगर ये 0 की जगह यहां आपको कोई वैल्यू मिल जाती ना, आप 2 डिजिट तक रख लेते। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बहुत ही एक्यूरेट कैलकुलेशन आए, कोई किसी तरह के कंफ्यूजन ना हो, कोई डाउट ना रहे कि आंसर हमारा क्या सही आया है पूरी तरह से या नहीं, तो आई को हमेशा डेसिमल के बाद 3 नॉन जीरो डिजिट तक कैलकुलेट करो। तो 504, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो आई की वैल्यू आ गई हमारी 504। तो ये हमने इस फॉर्मूले से निकाला। दूसरे तरीके से कैसे निकाल सकते थे वो मैं आपको बता देता हूं। ये ऑल्टरनेट समझ लो, ये हमारा क्या है, ऑल्टरनेट मेथड है। आप इसको अप्लाई करना चाहो तो इसको अप्लाई करो। मुझे ये बेहतर ज्यादा लगता है क्योंकि यहां एक ही कैलकुलेशन में आपके सीधे आई की वैल्यू पता चल जाती है, और इसमें आपको 2 बार कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैसे, ध्यान दीजिए। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम ओ इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए। देखो मैंने एम बी की जगह यहां सीधा एम ओ लिख दिया। क्यों लिखा, क्योंकि देखो इस फॉर्मूले में हमने कहीं भी आई यूज नहीं किया है। अगर हमने आई यूज नहीं किया, वेंट ऑफ फैक्टर को यूज नहीं किया है, तो जो सॉल्यूट का मोलर मास है वो ऑब्जर्व्ड मोलर मास बन जाएगा। तो अब हमें इस MO को यहां से कैलकुलेट करना है। तो ये MO जब आप कैलकुलेट करेंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, MO को इधर ले इसको इधर, तो ये हो जाएगा हमारा KF इंटू WB इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TF इंटू WA। अब इन सब की वैल्यू को पुट करो, सबको सॉल्व करोगे तो MB जो है आपका कुछ 242 ग्राम पर मोल निकलेगा, जो बेसिकली MO है।
तो इस सबको सॉल्व करके एमओ निकालोगे 242 ग्राम आएगा। अब आप आई निकालोगे इससे, कैसे, mc/m0 करके, जो आपको आई का फॉर्मूला बताया था। तो mc/m0 करोगे तो mc हमारा कितना आया था 122 अपॉन m0 कितना आया 242। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी आपको यही वैल्यू देगा। अब ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं कि जो तरीका मैंने पहले बताया विद इंटीग्रेटेड आई, यानी फॉर्मूले में मैंने आई लगा दिया था तो डायरेक्ट आई की ही कैलकुलेशन आ गई। यहां आपको क्या करना पड़ेगा, एमओ निकालना पड़ेगा, यानी इतनी बड़ी कैलकुलेशन यहां भी देखो हमने वही की है जो चीज यहां है, लेकिन ये सीधे हमें आई की वैल्यू दे दिया। बट इतनी कैलकुलेशन करने के बाद आपको फिर से ये अलग से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तब जाके आपको आई की वैल्यू पता चलेगी। चलिए, आई हमारा निकल के आ गया है 5.504। अब जो मेन हमें निकालना है परसेंटेज एसोसिएशन, लेकिन उसके पहले हमें निकालना होगा एसोसिएशन अल्फा। जब हम एसोसिएशन निकाल लेंगे ना, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, तो उसको परसेंट में बदल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इसके पहले अब हम क्या करेंगे कि जो लैंग्वेज यहां दिया हुआ है इस पर एक हम इक्वेशन फॉर्म करते हैं। हमने क्या देखा कि C6H5COOH, इसका जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो C6H5COOH ये डाइमर बनाता है, यानी इसके दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं। तो हमें यहां भी 2 लेना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। तो ये बताया कि दो मॉलिक्यूल जुड़ गए, डाइमर बना दिया, तो N की वैल्यू यही 2 है। अब हम इसकी मदद से निकालने जा रहे हैं क्या, अल्फा, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो यहां पर हम ऐसे ले लेंगे कि इनिशियल मोल ही मान लो 1। हां, ये चीज ध्यान में रखना कि 1 ही हम लेंगे, यहां पे हम सी नहीं लेंगे। ये थोड़ा थोड़ा मिलता हुआ होगा आपके क्लास 11th के इक्विलिब्रियम चैप्टर से, हम वहां पर सी लेते थे कॉन्सेंट्रेशन की, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। यहां इनिशियल मोल, और बाय डिफॉल्ट आप इनिशियल मोल जो लेंगे वो हमेशा 1 लेंगे जब आप इसकी मदद से वेंट ऑफ फैक्टर और फिर उस वेंट ऑफ फैक्टर की मदद से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ एसोसिएशन किसी को भी निकालने जाए। तो फिर से समझ लीजिए, हम जो ये इक्वेशन हमने लिखा है इसकी मदद से अभी हम फिर से वेंट ऑफ फैक्टर निकालेंगे, जिसको हम कोरिलेट करेंगे डिग्री ऑफ एसोसिएशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से। क्लियर है? इस इक्वेशन की मदद से हम फिर से आई निकालने जा रहे हैं और उस आई को हम कोरिलेट करेंगे अल्फा से। तो जब आप आई निकालने जा रहे हो तो इनिशियल वैल्यू 1 मानोगे, लेकिन अगर इसी इक्वेशन का इस्तेमाल आप डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने के लिए करोगे, जैसा कि 11th के इक्विलिब्रियम में किया था, तब आप इसको 1 नहीं मानोगे, तब आप मानोगे इसे कॉन्सेंट्रेशन, जो कि मोलैरिटी के टर्म में या मोलेलिटी के टर्म में हमें लेना होगा। यहां फिलहाल 1, जब भी आप वेंट ऑफ फैक्टर निकालने जाओगे 1, और इसको तो 0 मानते ही थे। फिर आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, तो हमने कुछ समय के बाद माना कि यहां पर अल्फा मोल एसोसिएट हुआ। ठीक है, तो 2 मोल यहां एसोसिएट हो रहा है, तो जितना भी मोल एसोसिएट हो रहा है ना, अल्फा जो डिग्री ऑफ एसोसिएशन है उसको उतने से डिवाइड कर देंगे। सपोज यहां अगर 3 मोल एसोसिएट हुआ होता तो 3 से डिवाइड करते, 4 मोल एसोसिएट हुआ होता तो हम 4 से डिवाइड करते। जितने भी मोल से एसोसिएट होगा उतने डिवाइड कर देंगे। तो अगर हम इसको बाय डिफॉल्ट मान लेते हैं एक n, तो ये अल्फा बाय n बन जाता। चलिए, यहां पर 2 है तो अल्फा बाय 2 कर दिया, और क्या कर देंगे 1 माइनस अल्फा। तो ये था आफ्टर सम टाइम, या कह लो आफ्टर एसोसिएशन, हमारा ये वैल्यू निकल के आया। तो कहता है टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन। आफ्टर एसोसिएशन, ये जो आफ्टर सम टाइम है, यही आप मान लो कि ये आफ्टर एसोसिएशन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? आफ्टर एसोसिएशन की। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन, यानी ये और ये, इसको ऐड कर देंगे 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 2, ये हमारा बनेगा। इसे सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस अल्फा बाय 2। ठीक है, तो ये 1 माइनस अल्फा बाय 2 हो गया। यहां तक समझ में आई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 1 माइनस अल्फा बाय 2 इसे ध्यान में रखना है।
तो अब I इज इक्वल टू, अब देखिए मैंने कहा था ना कई फॉर्मूले हैं, एक तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आप I लगा दो तो एक फॉर्मूला आ गया वेंट ऑफ फैक्टर का। दूसरा, आपने कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास का रेशियो निकाला mc/mo, तब भी आपको I की वैल्यू पता चल गई। अब यहां पर एक क्या है, तो I इज इक्वल टू कहता है कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स टेकन इनिशियली। ठीक है, तो इनिशियली तो हमेशा हम 1 ही लेते हैं यहां पे, तो इसलिए क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा बाई 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा बाई 2। तो I इज इक्वल टू हमारा आ गया 1 माइनस अल्फा बाई 2। अब ये माइनस अल्फा बाई 2 इधर आके प्लस हो जाएगा, इसको उधर भेज देंगे, तो ये अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस I। ठीक है, तो अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू हो गया 1 माइनस 0.504। ठीक है, तो ये आया था I की वैल्यू 0.504, उसको माइनस कर लेते हैं, तो अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू आ जाएगा 0.496, तो 0.496, तो अल्फा इज इक्वल टू हो गया 0.496 इंटू 2। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 छक 12 के 2 हाथ में 1, 2 9 18 1 19 के 9 हाथ में 1, 2 चौका 8 और 1 9, तो ये 0.992 आया ये अल्फा। तो ये अल्फा जो यहां पर है ये क्या है, ये है आपका डिग्री ऑफ एसोसिएशन। अगर डिसोसिएशन का केस होता तो इसी को हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मानते हैं। तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन आ गया, लेकिन आपको तो परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज निकालना है तो क्या करना है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो परसेंट अल्फा इज इक्वल टू हो गया 99.2%, और यही आपका आंसर भी है। तो आपने देखा कि इसमें वेंट ऑफ फैक्टर का यूज हुआ, एसोसिएशन और डिसोसिएशन जहां भी आपको फॉर्मूले में न्यूमेरिकल में नजर आए, बस आप समझ जाइए कि वहां पर वेंट ऑफ फैक्टर का कॉन्सेप्ट यूज होना है, चाहे उस क्वेश्चन में वेंट ऑफ फैक्टर का टर्म पर्टिकुलरली लिखी हो या ना लिखी हो। एसोसिएशन, डिसोसिएशन, एसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट, मतलब एनी हाउ अगर वहां एसोसिएशन या डिसोसिएशन के वर्ड प्रेजेंट हैं तो फिर वो न्यूमेरिकल वेंट ऑफ फैक्टर लगाए बिना नहीं कैलकुलेट कर सकते। अगर हमने वैसा कर दिया तो फिर आपका वो कैलकुलेशन रॉन्ग माना जाएगा। उम्मीद हो आपको ये सारा कैलकुलेशन समझ में आई होगी। अगर कोई परेशानी रह गई हो तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा।